हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को हमारी पूरी सीसीएस फैमिली के साथ में अच्छे से आप कर रहे होंगे। दरअसल गाइज, मैं एक बात के लिए थोड़ी सी आपसे माफ़ी चाहता हूं। दरअसल ये क्लास लाइव होने वाली थी 2 बजे से, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पे तो कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था। नेट जो इधर इंटरनेट कनेक्शन है उसमें, तो उस वजह से थोड़ा सा लाइव क्लास नहीं आ पाई है प्रॉपर। तो हम आपको यही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए, ये सब आप ही के लिए है कि इवन इसको अच्छे से आप करते रहिए। और जैसे हम लोगों ने देखा है या जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने इससे पहले 4 सेगमेंट या 4 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं, या फिर हम लोगों ने ये 4 प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस कर चुके हैं और आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, ठीक है। तो 5वें पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि ये किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास लाइव नहीं हो पाई, तो ये अब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दी जा रही है। ओके गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ में और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके लिए पहला क्वेश्चन है ये, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। ये शब्द पे ध्यान देना है ना, शब्द पे ध्यान देना। विश्व में पहला जो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हरित क्रांति थी क्या, किससे संबंधित थी, है ना। हरित क्रांति थी किससे संबंधित, आप इसको सोल्व करने की कोशिश करिए एक बार, फिर मैं आपको जो है बताता हूं इसके बारे में। प्लीज एक बार इसको सोल्व करने की आप कोशिश करिए। ओके, ठीक है, डिस्कस करते हैं। देखो, हरित क्रांति का संबंध था खाद्यान्न फसलों को या खाद्यान्न को बड़े लेवल पे बढ़ाना या खाद्यान्न के उत्पादन को बड़े लेवल पे बढ़ाना, हरित क्रांति था, है ना। खासकर कृषि के क्षेत्र से इसका संबंध था। और मैं अगर कहूं विश्व में हरित क्रांति के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये विश्व में पूछा है इन्होंने, ना कि इंडिया में। इंडिया में माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, आपको पता है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को इवन ये जो नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और मैं कहूं ये जो भारत में है ग्रीन रिवॉल्यूशन, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में शुरू हुई थी, या मैं कहूं प्रॉपर वे में 1966-67 के समय शुरू हुई थी भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको एक एक शब्द पे अच्छे से फोकस करना है यहाँ पे कि पूछा कहां पे है, विश्व में पूछा है या भारत में पूछा है। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को और वर्ल्ड में माना जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन है वो भी आप जरूर देखना इसमें। जैसे कि यहां पे देखिए, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को खाद्य आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक तो ये बात आपको अपनी नोटबुक में ऐड करनी है, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दूसरी बात ये नोट करनी है पॉइंट में, है। अगर मैं कहूं जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप अपने साथ में एक छोटी सी नोटबुक लेके बैठिए, उसमें जो भी एडिशनल पॉइंट है वो नोट करते रहिए और उनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चीजें ऐसे तैयार की जाती हैं। उसके बाद में उच्च उपज यानी अर्धबोनी उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों का विकास इन्होंने किया था। हरित क्रांति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम विलियम गॉर्ड ने किया था। ध्यान देना, ये शब्द भी ऐड करना है आपको अपनी नोटबुक में कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉर्ड ने दिया था, ठीक है। अब देखो, इस एक क्वेश्चन से आपके पास में कितने एडिशनल पॉइंट हो गई। पहला, नोबेल शांति का जो अवार्ड मिला था इनको 1970 में, वो है ना, ये वाली एक बात हो गई। दूसरी बात, विलियम गॉर्ड ने यह शब्द सबसे पहले दिया था। तीसरी बात क्या होगा इसमें कि भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तीसरी बात आपके पास में ये हो गई। तो जब भी आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हैं, हमारे साथ में क्लासेस लेते हैं, तो अपनी नोटबुक को साथ लेके बैठिए ताकि उसमें आपको और अच्छे से फायदा मिल सके, ठीक है जी। जितने भी मैंने सर्कल किए हैं उनको नोट करना है आपको अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि, किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ऑप्शन ए, भूमि पर आबादी दबाव रहित क्षेत्र में। ऑप्शन बी, भूमि पर औसत आबादी दबाव वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी, भूमि पर कम आबादी दबाव वाले क्षेत्र में। ऑप्शन डी, भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्र में। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसका आंसर आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस करिए तो चीजें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अब बच्चे क्या करते हैं, एस्पिरेंट क्या करते हैं, एस्पिरेंट करते हैं कि जी वो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, आंसर पे फोकस करते हैं, ऑप्शन पर उसमें टिक मार देते हैं, ठीक है। जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे एम एस स्वामीनाथन को टिक करेंगे, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्ल्ड में विश्व में कौन था फादर ग्रीन रिवॉल्यूशन का, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। आपको यह पता हो कि गहन निर्वाह कृषि होती क्या है, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इसको कोशिश करिए, फिर मैं आपको फिर बताता हूं क्या है इसमें, फिर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग, ठीक है जी।
इंग्लिश में भी देख लो आप इसका एक बार, इंग्लिश में भी है ये। इन विच एरियाज इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस्ड? ऑप्शन ए एरियाज विद नो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, एरिया बी ऑप्शन एरियाज विद एवरेज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ऑप्शन सी एरियाज विद लो पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ऑप्शन डी एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। देखो, गहन कृषि वहां की जाती है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है, और उससे कंटेक्स्ट में लैंड एरिया उस लेवल पे ना हो। जैसे आप लोग देखते हैं कि बांग्लादेश वाला एरिया ज्यादा जनसंख्या है वहां पे, इंडिया ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे, और इंडिया में भी कहां पे, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, है ना, यहाँ पे ये वाले एरिया वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाले एरिया क्या है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, तो इन वाले क्षेत्रों में क्या की जाएगी, गहन कृषि की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा कि जहां पे उच्च आबादी दबाव रहता है वहां पे ये कृषि की जाती है, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा इसमें आपका डी। अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सघन निर्वाह कृषि में किसान सरल यंत्रों और अधिक श्रम का उत्पादन करके भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर खेती करते हैं, क्योंकि लैंड उस लेवल पे वहां पे अवेलेबल नहीं होती जितनी वहां पे जनसंख्या है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की खेती होती है जिसमें उगाई जाने वाली फसलें उगाने वाले और उसके परिवार द्वारा उपभोग की जाती है। इस प्रकार की कृषि बड़े पैमाने पर मानसून एशिया के घने आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है ना। ये एशिया में भी अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा, कुछ पाकिस्तान का एरिया हो जाएगा, इंडिया में भी, इंडिया का जैसे मैंने आपको यहाँ पे जो है बात बताई, यहाँ पे है ना, ये वाला पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, खालिस्तान को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। डैश इज नोन एज गोल्डन फाइबर, जूट, कॉटन, मेज या सिंथेटिक यार्न, है ना, मेज या सिंथेटिक यार्न, इसमें से क्या ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसको थोड़ा सा फोकस करिए और फिर देखते हैं इसको, है ना, थोड़ी सी आप ट्राई करिए। मैं आपको जानबूझ के थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें और कुछ कुछ आपको लाइव जैसा फील हो। ठीक है जी, ओके, तो कोई नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका आंसर ए बताया होगा, क्योंकि जूट को ही आप लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट को ही आप लोग क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं। ठीक है जी, ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जी ए, जूट का इसे नहीं कहते, मींस आप कॉटन को नहीं कहते, मेज को नहीं कहते, मक्का को नहीं कहते, ना ही सिंथेटिक यार्न एंड धागे को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, जूट एक खरीफ फसल है, पहला पॉइंट ऐड कर लो, जूट कैसी फसल है, खरीफ फसल है, तो उसके चमकीले भूरे रंग के कारण गोल्डन रेशा कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक वनस्पति फाइबर है जो कि जीनस और इस ये जो पौधे का नाम है, ठीक, यह एक वार्षिक फसल है जिससे बढ़ने में 120 दिन लगते हैं। 120 दिन लगते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, वैसे इतना जरूरी है नहीं, बाकी ये जरूर याद रखो कि जूट कैसी फसल है, खरीफ की फसल है जी, है ना, और कोकोरस के पौधे यानी जीनस जो एक पौधा है ये उससे उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि जैसे आप समुद्र से दूरी पे जाते जाएंगे, समुद्र से दूर होते जाएंगे, तो उसमें किस तरीके का आपको अनुभव होता है मौसम के बारे में। ठीक है, आपको गर्मी का ज्यादा एहसास होता है या सर्दी का ज्यादा एहसास होता है, या ना गर्मी ना सर्दी का एहसास होता है, तो क्या है इसमें, ये है क्वेश्चन आपके पास में, है ना। व्हाट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस आर एक्सपीरियंस्ड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी increases? ऑप्शन ए एक्सट्रीम, ऑप्शन बी मॉडरेट, ऑप्शन सी माइल्ड, ऑप्शन डी टेम्परेट। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करिए आप, ये आपके लिए यहां पे है, ये आपके लिए यहां पे है ऑप्शन में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। समुद्र से जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसमें मौसम की स्थिति का अनुभव कैसा होता रहेगा, मुझे बताइए। ओके, चलो डिस्कस करते हैं, ध्यान देना। समुद्र के आसपास जितना भी एरिया होगा हमारे पास में, वहां पे आपको पता है कि मौसम ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है। ठीक है, वहां पे इवन गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं मिलेगी आपको, सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं मिलेगी। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं हमारे, चाहे वो गुजरात से शुरू करके आप वेस्ट बंगाल तक चले जाओ, पूरा उस वाले कोस्टल रीजन में आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं, सर्दियों में ज्यादा सर्दी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह कि जैसे जैसे समुद्र से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी तो वहां पे मौसम में क्या होगा, मौसम में जी आपको अनुभव होगा किसका, एक्सट्रीम सिचुएशन का अनुभव होगा। इसका मतलब क्या होगा, आपको गर्मियों में ज्यादा गर्मी महसूस होगी, वहां पे सर्दियों में ज्यादा सर्दी महसूस होगी। जैसे देखो दिल्ली में रह रहे हैं आप लोग, दिल्ली क्या है, समुद्र से बहुत दूर है, तो आपको पता है कि यहाँ पे सर्दियों में ज्यादा सर्दी महसूस होती है ना, और गर्मियों में ज्यादा गर्मी महसूस होती है ना। यानी जितने भी अपने पास में लैंड लॉक्ड स्टेट हैं ज्यादातर, वहां पे देखिए आप, हरियाणा में देखिए आप, है ना, आप पंजाब में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए आप, एमपी वाले एरिया में देखिए आप, है ना, और तेलंगाना वाले एरिया में आप देखिए, तो जोन से भी एरिया हमारे समुद्र से ज्यादा दूर होते, वहां पे मौसम की कंडीशन क्या होती जी, चरम लेवल पे होती है, एक्सट्रीम लेवल पे होती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए, समुद्र जलवायु पर मध्यम प्रभाव डालता है। बिल्कुल, तो ये इसको आप एक बार पढ़ लेना। वैसे तो जो मैंने आपको बताया है उसको ज्यादा फोकस करना,
ठीक है जी, उसको ज्यादा फोकस करना। और स्थिति को आप लोग महाद्वीपीयता के रूप में जानते हैं, यानी गर्मियों के दौरान बहुत गर्मी और सर्दियों के दौरान बहुत ही सर्दी यानी ठंड पड़ती है, जैसे आप अभी महसूस कर रहे होंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से डैश में हुई, कब हुई थी? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड मेनली इन डैश फ्रॉम 1950, फ्रॉम 1980, फ्रॉम 1970, फ्रॉम 1960। बताइए इसका जल्दी से प्लीज, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर सही बताएंगे। इंग्लिश में भी देख लो। इसकी शुरुआत होती है जी आपके पास में, इसकी शुरुआत होती है आपके पास में कब से? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप देखेंगे जहां तक मुझे याद है कि हमने पहला प्रैक्टिस सेट का जो पेपर सोल्व किया था यहाँ पे, तो उसमें मैंने चीजें और अच्छे से डिस्कस की थी कि कब से शुरू हुई, क्यों हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहली वीडियोस में, है ना, आप एक बार जाके देखना। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1950 से नहीं हुई थी, 80 से नहीं हुई थी, 70 से नहीं हुई थी, 1960 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसमें भी कब से? 1960 to 67 के एग्जैक्ट टाइम से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? एमएस स्वामीनाथन, जो 1948 बैच के आईपीएस भी रह चुके थे और भारत में कृषि वैज्ञानिक के रूप में भी फेमस रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है बीजों को। अब देखो क्या है कि मतलब ऐसे बीजों का यूज किया जाएगा यहाँ पे, हाई है ना, HYV हाई यील्ड वेराइटीज के बीजों का उपयोग किया जाएगा जो बड़े लेवल पे उत्पादन देते हैं, ऐसे बीजों को यहाँ पे यूज करेंगे। तो HYV की शुरुआत और उर्वरकों, कीटनाशक और सिंचाई सुविधाओं के बढ़ते उपयोग को सामूहिक रूप से हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक फसलों में या आवश्यक फसल उपज में वृद्धि हुई थी। ये 1960 के दशक के अंत में शुरुआत हुई थी इसकी, जैसा मैंने आपको बताया वहां पे। और ये भारत के कृषि वैज्ञानिक रहे थे कौन? एमएस स्वामीनाथन। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना जी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? लू के कारण क्या होता है? अच्छा, लू, पहले बात तो ये आपको ये पता हो कि भाई लू है क्या, लू क्या है। जब आपको पता है कि लू है, लू एक गर्म हवा है, तो फिर उससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा। लू ठंडी हवा तो नहीं है ना, खासकर वेस्टर्न इंडिया से चलती है पूरब की ओर, है ना, गर्मी में बहुत गर्म, यानी ये बहुत उच्च तापमान बढ़ा देती है हमारे यहाँ पे। जैसे आपने देखा भी होगा इस साल गर्मियों में हीट वेव जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। तो निम्न में से कौन से लू के कारण होते हैं? तो लू के कारण क्या होता है? हीट स्ट्रोक, यानी तापघात, यानी ज्यादा तापमान बढ़ जाता है। शीत दंश तो होगा नहीं, अल्पताप भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका डी, यानी हीट स्ट्रोक। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या जाएगा आपका? डी, यानी हीट स्ट्रोक। ये अधिक तापमान को इधर बढ़ा देती है। अब ये लू कहां चलती है? उत्तर भारत के मैदानों में चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तापमान बढ़ा देती है ना। तो ये सारी बातें क्या है? लू के बारे में ही है जी। ये तो ये यहां से आप एक बार देख लेना, और जो भी चीजें आपको एडिशनल लगे उसको अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बागानी खेती में क्या होता है? बागानी प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? पहली बात तो ये आपको ये पता हो कि प्लांटेशन फार्मिंग होती क्या है, बागानी फसलें होती कैसी हैं, है ना। जब आपको ये पता है कि प्लांटेशन क्रॉप कैसी होती है, तो फिर आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि व्हाट हैपेंस इन प्लांटेशन फार्मिंग, बागानी खेती में क्या होता है? एकल फसल उगाई जाती है क्या? अनेक फसलें उगाई जाती है क्या? केवल 2 फसलें उगाई जाती है क्या? फसल चक्रण किया जाता है क्या? है ना, बागानी फसल पूछा है इसमें, ध्यान देना क्वेश्चन का, बागानी फसल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलो? यस, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर बताइए जल्दी से, कोशिश करिए, अपने आप को आंसर देना है आपको। मुझे तो आंसर नहीं दे पाओगे आप, क्योंकि ये चीज़ आपकी अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में चल रही है, लाइव आपकी नहीं हो पाई आज टेक्निकल इश्यू की वजह से, इसलिए ये क्लास हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है गाइस, ओके। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बागान। पहली बात तो ये, जहां पे बागानी खेती क्या होती है, जैसे कि आई एम सॉरी, जैसे कि चाय के बागान देख लो आप, है ना, कॉफी के देख लो आप, ठीक है, और बड़े बड़े आम के पेड़ हो गए, है ना, ये आम, ये फ्रूट्स के जो बड़े बड़े हैं उनके बागान हो गए, है ना, उनके बाग के रूप में आप लोग फसल लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे एक ही तरह की फसल उगाई जाती है जी, एकल फसल उगाई जाती है यहाँ पे। कैसी फसल उगाई जाती है? एक फसल उगाई जाती है। अनेक फसलें तो जी आप जो सिंपल हमारे खेत होते हैं उनमें आप उगाते हैं ना, खासकर खाद्यान्न फसलों के रूप में। ठीक है, तो ये, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए आ जाएगा। अब इसमें जिस प्रकार की व्यवसायिक खेती में एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है उसे वृक्षारोपण कहा जाता है। बागानों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कॉफी, चाय, गन्ना, काजू, रबड़, केला है, और है ना, और कपास है। ये कुछ ऐसे आपको और भी एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। लीची भी हो गई आपके ना, ऐसे और भी मिल जाएंगे आपको देखने को। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन है गाइज, ये इनको जरूर नोट कर लेना एक बार, कि ये हो सकता है अगली बार आपसे एग्जाम्पल देके पूछे कि ये किस तरह की फसल है, ये बागानी फसल है ना, या फिर जो सिंपल वे में आप लोग खाद्यान्न फसल कहते हैं वो फसल है ना, या फिर कैश क्रॉप है, वो सारी बातें पूछ सकते हैं आपसे।
अगला क्वेश्चन है, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको इसमें। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? ये पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बांध क्यों बनाते हैं, है ना। डैम क्यों बनाते हैं? डैम को दरअसल हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में भी देखते हैं। बाकी इनके बारे में बहुत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। ठीक, तो इसका आंसर करने की कोशिश करिए। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वीडियो को रोक के भी आप इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, डिस्कस कर लेते हैं। देखो, डैम क्या होता है? नदी पे जब आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे उसका पानी रोका जा सके, तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं, बांध बोलते हैं, बड़े बड़े बांध, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध हो गया। ठीक है, तो उसमें ना नदी का बड़े लेवल पे पानी रोक लिया जाता है, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं, फिर उससे आप बिजली भी आप बना सकते हैं, आप नौकायन भी कर सकते हैं, आप, है ना, फ्लड कंट्रोल भी आप कर सकते हैं। बट इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि वनस्पति को कैसे प्रभावित करता है। ध्यान देना, जहां पे पानी बड़े लेवल पे इकट्ठा होगा तो वहां पे जो वेजिटेशन है, वनस्पतियां हैं, वो डूब जाएंगी कि नहीं? जब वो डूब जाएंगी तो उन्हें क्या है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी प्रॉपर वे में, यानी अनेरोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी वहां पे। और वहां पे क्या होगा? वनस्पति गलने सड़नी शुरू हो जाएगी, है ना। एक तरीके से क्या हो जाएगा? वहां पे वनस्पति मरना शुरू हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा जी? एक प्रभाव यहां पे देखिए, किसमें है ये? ऑप्शन में, ऑप्शन ये रहा। वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, तो यही कंडीशन हो जाती है किससे? डैम बनाने से। तो ये एक नुकसान भी है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस। और आपको पता है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन किया हुआ है हम लोगों ने COP21 में, तो उसका उल्लंघन भी हो जाएगा अगर हम ग्रीन हाउस गैस को बढ़ने देंगे तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा जी? डी। इसका आंसर क्या जाएगा? डी। तो ये है, बांधों के पानी में डूब जाने पर बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार आप देख लेना, बाकी जो मैंने बताया है वो उस पर थोड़ा सा फोकस करना आप। ठीक है, बाकी इसको एक बार हल्का सा देख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? ये एक बार इसका आंसर बताइए प्लीज। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आप बता ही देंगे, इसका तो आप बता ही देंगे, इसका तो आप बता ही देंगे। ठीक है, शुरू करते। देखो, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन के लिए जो हमने बनाई है विद्युत परियोजना, है ना, वो कौन सी है? वो है आपकी भाखड़ा नागल के नाम से, भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से। ठीक है, अब इसको आप याद रखेंगे जरूर, ये भाखड़ा नागल पूछ लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग देख लो एक बार। नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना क्रम से कृष्णा नदी पे है ये। ठीक, कृष्णा नदी पे है, हीराकुंड महानदी पे हो जाएगी आपकी, और भाखड़ा नागल तो हो ही गई, सतलुज नदी पे हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, और सरदार सरोवर कहाँ पड़ेगा? नर्मदा नदी पे। तो ये चीज आप ऐड कर लेना अपनी नोटबुक में, जो एडिशनल पॉइंट थे। सरदार सरोवर कहाँ पे हो जाएगा जी आपका? नर्मदा पे। और हीराकुंड कहाँ पे हो जाएगी आपकी? महानदी पे। और नागार्जुन सागर कहाँ पे हो जाएगी आपकी? कृष्णा नदी पे। ठीक है, तो ये जरूर जो मैंने राउंड राउंड किए हैं इनको जरूर आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विद बोथ बांग्लादेश एंड म्यांमार? इसमें बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इंडियन मैप, अगर मैं कहूं इंडियन स्टेट के कंटेक्स्ट में अगर मैपिंग आपकी अच्छी है तो इसका आंसर आप दे देंगे। और मैपिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी ये, तो आपकी मैपिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में मैपिंग, है ना, खासकर इंडियन स्टेट की मैपिंग। ओके, तो बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से टच है? जी मुझे बताइए आप। ओके, शुरू करते हैं। असम नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर लगता है म्यांमार से। मिजोरम, यस, मिजोरम लगता है बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी लगता है। नागालैंड लगता है म्यांमार से। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर आ जाएगा सी। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एक मिनट, स्लाइड नंबर 21। ठीक है, देखो यहां पे आप, हमारे पास में ये स्टेट है, हमारे पास में ये स्टेट है, ये है आपका मिजोरम।
ठीक है, ये वाला ये है आपका मिजोरम, और ये बांग्लादेश यहां से लेके यहां तक आपका बांग्लादेश है, और ये यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ये क्या है आपका म्यांमार है। इसका मतलब म्यांमार से कौन कौन से स्टेट हमारे पास टच है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये। लेकिन क्वेश्चन में क्या था, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से टच है, तो मिजोरम आपका बांग्लादेश से भी टच है यहाँ पे और म्यांमार से भी टच है। ठीक है, बाकी मैं आपको लास्ट में इंडियन मैप से रिलेटेड एक होमवर्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बस इतना ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा मिजोरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो अभी अभी हम लोगों ने मैप में देखा है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित क्या है, या कैसा बंदरगाह है, नया बंदरगाह है या ज्वारीय बंदरगाह है या अस्थायी बंदरगाह है या छोटा बंदरगाह है, ये इसका आप आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए प्लीज, टेक योर टाइम। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में, गुजरात के कांडला में स्थित एक कैसा बंदरगाह है। ठीक है, नया बंदरगाह है या ज्वारीय बंदरगाह है या अस्थायी बंदरगाह है या छोटा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। ये कैसा बंदरगाह है, ये ज्वारीय बंदरगाह है जी। ये क्या है, टाइडल है ना, टाइडल यहाँ पे सी पोर्ट है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये आप जरूर ध्यान देना, और ये मैंने देखा है, ये कई एग्जाम में पूछा भी गया है, कई एग्जाम में पूछते भी हैं इसको, कि कांडला जो बंदरगाह है जिसको आप लोग दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, ये कैसा बंदरगाह है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या, एक मिनट, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ये आंसर है इसका बी, यानी ये कैसा बंदरगाह है, ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, यह ज्वारीय बंदरगाहों में से एक है। बाकी तो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपके सामने, इसको आप हल्का सा एक बार देख के नोट कर लेना। ठीक, जैसे यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों में फैले अत्यधिक उत्पादन, अन्न भंडार और औद्योगिक बेल्ट के निर्यात और आयात की सुविधाजनक हैंडलिंग को पूरा करता है। मतलब इस एरिया का ज्यादातर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो कांडला बंदरगाह से होता है, ये इसमें बातें बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत के उत्तर पश्चिम में खालिस्तान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम में है ना, नॉर्थ वेस्ट में किसके कारण वर्षा होती है। देखो अब जनवरी में ना हल्की सी बारिश होगी, ठीक है, जनवरी में हल्की सी बारिश होगी। अभी भी देखो जो बारिश हो रही है ये भी आप कह सकते हैं। ठीक, जनवरी में जो हल्की सी बारिश होगी उसको भी आप देखेंगे, तो उसके बारे में ही ये क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में किसके कारण बारिश होती है। और ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी डिस्कस की है आपसे, अगर आप पहले से जुड़े हुए होंगे तो आपको चीजें कुछ कुछ रिकॉल हो रही होंगी, कुछ कुछ याद आ रही होंगी। इसका आंसर बताइए क्या है, फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून इसका ऑप्शन होगा क्या, नॉर्थ वेस्ट मानसून इसका ऑप्शन होगा क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसका ऑप्शन होगा क्या, या रिट्रीट सीजन इसका ऑप्शन होगा क्या, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से प्लीज, इसका आंसर क्या होगा। ओके, शुरू कर लेते हैं। देखो साउथ यानी साउथ वेस्ट मानसून इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो मानसून के आने का समय है जो गर्मियों में आता है। नॉर्थ है ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून भी नहीं, ये मानसून के लौटने का समय होता है जो खासकर अक्टूबर के बाद शुरू हो जाता है। ठीक, अब इसमें सर्दियों में बात पूछी गई है, तो सर्दियों में बात होती है हमारे पास में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बारिश होती है, जैसे आप पंजाब में देख लो, हरियाणा में देख लो, उत्तर प्रदेश में देख लो, बिहार तक जाता है ये मामला। ठीक है, बिहार तक जाती है ये बारिश, और ये वेस्ट टू ईस्ट बारिश का जो इवन मात्रा है वो कम होती जाती है, लेकिन होती वहां तक जरूर है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए, तो इसमें क्या है, पश्चिमी विक्षोभ एक मध्य अक्षांशीय चक्रवात या एक तरंग है, और ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। इंपोर्टेंट ये है कि ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में अचानक सर्दियों में बारिश करते हैं या फिर बारिश लेके आते हैं। ये हवाएं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली राज्यों में रबी की फसलों के विकास के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो यूपी में, बिहार तक भी इनसे बारिश से होती है। ओके, तो इनको थोड़ा सा आप ऐड कर लेना अपनी नोटबुक में, वीडियो को रोकने के बाद, वीडियो को रोक के। ठीक है जी, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने पिछली क्लासों में, मैंने पिछली क्लासेस में ये बात डिस्कस की है कि कैसे कैसे आपको याद रखना है कि भाई कौन सा देश हमारे देश से कितनी किलोमीटर की लैंड बाउंड्री शेयर करता है ना। उसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको जो बताई थी, आप पिछली वीडियोस में जाकर देखो, वहां पे वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है हमारे पास में, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, भूटान आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, भूटान आ जाएगा। इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई भी थी कि सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है हमारे पास या हमारे देश से, वो
वो है जी बांग्लादेश। उसके बाद में वो करता है चाइना। उसके बाद में करता है जी पाकिस्तान। उसके बाद कौन करता है नेपाल। उसके बाद कौन करता है म्यांमार। उसके बाद कौन करता है म्यांमार। उसके बाद कौन करता है भूटान। और उसके बाद में कौन करता है अफगानिस्तान। ठीक है, उसके बाद कौन करता है अफगानिस्तान। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, बांग्लादेश करता है। उसके बाद में कौन करता है, चाइना करता है। उसके बाद में पाकिस्तान, फिर नेपाल करता है, फिर म्यांमार करता है, फिर भूटान करता है, फिर करता है अफगानिस्तान। यहां तक कोई डाउट है आपको? तो ऑप्शन में क्या है, सबसे कम, इसका मतलब भूटान है ऑप्शन में और नेपाल है। तो आपको पता है कि नेपाल ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बजाय भूटान के। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जिसमें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका भूटान का। ठीक है, तो इसमें आपको और ये इसको याद रखने का जो एक तरीका है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ये था बचपन में भुआ। बचपन में भुआ, ये कोड याद रख लेना। बै से बांग्लादेश, जैसे चाइना, पै से पाकिस्तान, नै से नेपाल, मैं से म्यांमार, और भू से भूटान, और आ से अफगानिस्तान। यानी सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है भारत से बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो अगर आपको ये पता था तो आप इसके आधार पर ये आंसर अच्छे से दे सकते थे। ठीक है जी, तो ये कोड जरूर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसका एक्सप्लेनेशन ही है ये सारा, है ना। भारत का 8 पड़ोसी देश है ना, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भूटान। श्रीलंका से हमारी वाटर बाउंड्री कनेक्ट होती है, ना कि लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो इससे अलग 7 है। भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, और ये भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। देखो हमारी अर्थ पे ना 2 तरह के फोर्स काम करते हैं, एक होते हैं एंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स, है ना, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक। तो एंडोजेनिक फोर्स यानी आंतरिक बल होता है जो पृथ्वी के अंदर से फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स जो बाहर से फोर्स लगाता है। तो ये 2 फोर्स काम करते हैं हमारी अर्थ पे बड़े लेवल पे। तो उसमें से वही पूछा है कि कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। इसमें थोड़े आपको बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, गहराई से क्वेश्चन नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन एनडीसीडीएस में होता या आईएएस में होता तो मैं फिर उसको उसी तरीके से फिर समझाता आपको, बट आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल उसको ऐसे करिए। तो अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है पर्वतों का निर्माण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। अंतर्जनित बलों के कारण ही क्या बनते हैं जी आपके, ये बनते हैं आपके पर्वत, है ना। क्या बनता है, आपके पठारों का निर्माण होता है ना। जैसे कि आपकी रिफ्ट वैलीज हो गई, रैंप वैलीज हो गई, ये सब इनके पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है, वो आंतरिक बल होता है। ठीक है, बाकी हिमनद नहीं, समुद्र की लहरें नहीं, पवन नहीं। पवन तो आपका एक्सोजेनिक फोर्स का एक रूप है ना। ये जो है बहिर्जात बलों का एक रूप है, एक उदाहरण है पवन हो गया, पानी हो गया, वो सारा। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार हल्का सा आप देख लेना, है ना। ये प्राथमिक स्रोत है, पर्वतों का निर्माण अंतर्जात बलों के उदाहरण के रूप में होता है। ये चीज आप एक बार देख लेना जी। ठीक है, तो गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था या किस से सम्मानित किया गया था। ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया था क्या उनको, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था क्या उनको, या नोबेल शांति पुरस्कार दिया था क्या, या वीरता पुरस्कार दिया था क्या उनको। आपको पता होगा, जैसे हम लोग इस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था आपको इनके बारे में। अगर आपने मेरी वो बातें ध्यान से सुनी होगी तो आप इस आंसर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, बट बाकी कोई बात नहीं, आप कोशिश करिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कौन सा अवार्ड दिया गया था, जल्दी से बताइए। ठीक है जी, ओके। देखो, ओलंपिक पदक नहीं, भारत रत्न नहीं, ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था जी उनको। ठीक है, वीरता पुरस्कार खासकर डिफेंस के सेक्टर में दिया जाता है। ठीक, तो क्या है जी, ये नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था किनको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, वर्ल्ड में। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को खाद्य आपूर्ति की वृद्धि के माध्यम से विश्व शांति में उनके योगदान के लिए 1970 में नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। यह चीज हम लोगों ने पहले भी देखी है। ठीक है, उन्हें विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने अर्धबोनी मतलब जो हाइट में छोटी फसलें होती हैं, रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्मों का विकास किया था, गेहूं की किस्मों का विकास किया था। ध्यान देना ये बात, ठीक है, ओके। तो ये बात आप एक बार गाइस एक बार देखना प्लीज, इसको हल्के से नोट करना अपनी नोटबुक में। मैंने पहले बोला है कि अपनी नोटबुक को प्लीज लेके बैठे और कॉपी पेन से वो चीजें वहां पे आप ऐड कर लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ग्लेशियर आमतौर पर कहां पाए जाते हैं।
ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ के पहाड़, बड़े लेवल पे बर्फ के पहाड़ मिलेंगे आपको, उनको आप लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े जमे हुए पहाड़ों को आप लोग क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। अब जब मैंने आपको ये बता ही दिया तो आपको इसका आंसर पता ही लग गया होगा कि कहां मिलेंगे जी आपको ग्लेशियर्स, बर्फ के पहाड़। बताइए, नदियों में मिलेंगे क्या? नहीं। मैदान में मिलेंगे क्या? नहीं। पहाड़ में? यस, पहाड़ों में मिल जाएंगे आपको ग्लेशियर्स आमतौर पर। मैदान में या ये पठारी क्षेत्र में नहीं। ठीक, खासकर हाँ वहां मिल सकते हैं जहां पे वो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ है और जहां पे काफी ठंडा इलाका है, कई है ना, तो वो चीज एक अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा, जो आंसर के ज्यादा नजदीक है वो है आपका पहाड़। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा बी। ग्लेशियर्स आमतौर पर आपको पहाड़ों में देखने को मिलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी हिमनद पहाड़ों में पाए जाते हैं, ये चीज है। हिमनद बर्फ पृथ्वी पर मीठे पानी का सबसे बड़ा जल भंडार है। हिमनद पृथ्वी पर पानी का सबसे, मीठे पानी का सबसे बड़ा जल भंडार है, ये बात जरूर नोट कर लो। मीठे पानी का सबसे बड़ा या पीने योग्य पानी का सबसे बड़ा भंडार कौन होते हैं जी? हमारे पास में ग्लेशियर्स होते हैं। उसके बाद में कौन? उसके बाद में कहां मिलता है हमें सबसे ज्यादा मीठे पानी का स्रोत या पीने योग्य जल? कहां मिलेगा मुझे आप बताइए, बताइए। यस, उसके बाद में मिलता है हमें ग्राउंड वाटर, है नहीं, भौम जल के रूप में। उसके बाद में लेक्स में मिलता है। ठीक है, यहां पे ये बात ध्यान देने वाली है। ग्लेशियर फ्रेंच शब्द ग्लेस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बर्फ। इन्हें बर्फ की नदियां भी कहते हैं, इन्हें बर्फ की नदियां भी कहते हैं। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपके पीवाईक्यू डिस्कस किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है? कितने दिनों के रोजगार का आश्वासन देता है, ये मुझे बताइए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लीज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ओके, 250 दिन नहीं होगा, 200 दिन नहीं होगा, 300 दिन नहीं होगा, 100 दिन होगा। यस, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा जो अकुशल श्रमिक होंगे। ठीक है, उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है 1 साल में इस कानून के द्वारा। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 डेज इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन क्या जाएगा? डी। अब ये इसके बारे में है, अब इसे कानूनी रूप दिया गया था इसको, ताकि भाई लोगों को एक कानूनी हक हो कि भाई 100 दिन का तो उन्हें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, है ना। 100 दिन के रोजगार की कानून गारंटी प्रदान करता है, ये सारी बातें, इसमें सारी बातें हैं। 2005 को ये कानून यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था और बाद में इसका नाम, हालांकि शुरुआत में इसका नाम मनरेगा नहीं था, शुरुआत में इसका नाम नरेगा था। महात्मा गांधी शब्द 2009 में ऐड किया गया था इसमें। ठीक है जी, यहाँ पे आगे ध्यान देंगे। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और किस प्रकार या और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया? इसका मतलब यह है कि हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की थी, बिल्कुल, और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान दिया था। क्या योगदान दिया था, या मैं कहूं बिल्कुल सिंपल शब्दों में, हरित क्रांति का भारत में क्या योगदान रहा था फसलों के कंटेक्स्ट में? ये क्वेश्चन आपका ये है। तो बताइए इसमें क्या आंसर रहेगा जिसका, क्या योगदान रहा था उनका? बताइए प्लीज, आप ट्राई करिए इसको सोल्व करने की, इसको सोल्व करने की आप ट्राई करिए, इसको सोल्व करने की आप ट्राई करिए। प्रतिकूल प्रभाव रहा था क्या, नकारात्मक रहा था क्या, सकारात्मक रहा था क्या, निष्क्रिय रहा था क्या, है ना, एडवर्स रहा था क्या, नेगेटिव, पॉजिटिव या पैसिव, वो सारी बातें। देखो भाई, हरित क्रांति का फायदा ही हुआ था हमारे देश को, फायदा हुआ था, तो नकारात्मक यानी नेगेटिव तो रोल इसका रहा नहीं होगा, है ना, नेगेटिव इंपैक्ट तो उसका रहा नहीं होगा, तो क्या हुआ होगा? पॉजिटिव रहा होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक प्रभाव रहा था हरित क्रांति का भारत में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरित क्रांति का अर्थ उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों, रासायनिक खादों और नई तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि था, है ना, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि था। इसका यही पर्पस था कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि कैसे की जाए और कैसे की गई, वो सारी बातें आप इसके बारे में देखते हैं। इससे देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के मामले या आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पादन में वृद्धि हुई और इस प्रकार भारत में कृषि में सुधार हुआ था। और इस प्रकार भारत में कृषि में क्या हुआ था? सुधार। और आज आप देखते हैं कि हरित क्रांति की वजह से आज हम खाद्यान्न फसलों के मामले में आत्मनिर्भर हैं, है कि नहीं? जब हम आज़ाद हुए थे तब हम अमेरिका से अनाज मंगाते थे, तो वो लोग कुछ कहते थे, हम भी कहते, मगर ठीक है भाई दे दो अभी तो आप हमें। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अपने ही यहाँ पे बड़े लेवल पे उत्पादन करना शुरू किया और 2020 से भारत में एक मुहिम चल रही है, कौन सी? आत्मनिर्भर भारत की। ठीक है, इसके रिजल्ट आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंसी या सेल्फ डिपेंडेंट होना या सेल्फ रिलायंट होना अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर हम खुद पर निर्भर हैं तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, उससे हमारे आत्मसम्मान की भी रक्षा होती है
है ना, और देश के मामले में सोवरेनिटी यानी संप्रभुता की भी रक्षा होती है, तो इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी होता है जी। अगला क्वेश्चन, या मैं कहूं ये वाला, ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। मेरा होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क ये रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, ये जो भी स्टेट है, ये भारत है, भारत के जो भी पड़ोसी देश है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश, जैसे कि बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, पाकिस्तान है ना, भूटान है, ये रहा म्यांमार है, ठीक, और ये आपको अफगानिस्तान है, ये सब भारत से टच हैं। एक तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से देश भारत से टच है, पहला, है ना, पहला। दूसरा क्या करना है आपको इसमें, दूसरा ये करना है कि भारत में कितने राज्य हैं और उनकी लोकेशन क्या है, भारत में कितने राज्य हैं और उनकी लोकेशन क्या है, ये बात जरूर याद रखो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में आप, ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको इसमें कि कौन कौन से राज्य पाकिस्तान से टच हैं, कौन से राज्य या यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान से टच है हमारे, कौन से राज्य चाइना से टच हैं, कौन से राज्य भूटान से टच है, कौन से नेपाल से टच है, कौन से बांग्लादेश से टच है, कौन से म्यांमार से टच है ना, ये कौन कौन से राज्य हमारे विदेशों से टच है, ये आपको याद करना है नोट्स बना के या मैपिंग के थ्रू, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है आपको इसमें, अगला स्टेप ये करना है कि कौन कौन से राज्य समुद्र से टच हैं हमारे, कौन कौन से राज्य हमारे समुद्र से टच हैं, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि कौन कौन से राज्य हमारे समुद्र से टच नहीं है या किसी भी विदेश से टच नहीं है, या मैं कहूं कौन से राज्य हमारे पास में लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, है ना, कौन से स्टेट हमारे पास में लैंड लॉक्ड हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट वो होते हैं जी जो समुद्र से सीमा नहीं बनाते, है ना, जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, है ना, झारखंड हो गया, ये क्या है, ये हमारे पास में लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। अगला, उसी में अगला स्टेप क्या होगा आपका, जो आपको अगला स्टेप करना है वो ये करना है कि कौन सा राज्य किस से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है या कौन सा राज्य सबसे ज्यादा राज्यों से टच होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको स्टेप करना है यहां से ये मैपिंग का। तो जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स गाइस, ध्यान देना, उसको जरूर फॉलो करना, वीडियो को रोक रोक के बेशक स्पीड स्लो करके जो मैंने आपको बताया उस स्टेप को ऐसे ही करिए मैपिंग के मामले में, ठीक है। कोई समस्या आए तो प्लीज हमें आप कमेंट में आप बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम लोग उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको मैपिंग अपनी और किस तरीके से अच्छी करनी है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि इंडियन स्टेट आपको किस किस तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद में लास्ट स्टेप क्या करना है आपको इसमें कि जो भी स्टेट हमारे पास में उनकी राजधानियां कौन कौन सी हैं, है ना, राजधानियां पता हो आपको जरूर, ये वाली बातें आपको करनी है मैपिंग के मामले में, ठीक है जी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए कि आप हमारे साथ बने रहे। और मैं फिर दोबारा से आपको बोलता हूं जी कि हमारी पूरी CCH फैमिली आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल जोर शोर से लगी हुई है और आप भी उनके साथ में उतनी ही मेहनत करिए। अब की बार सिलेक्शन होना चाहिए, है ना, ये हम सभी का एफर्ट है, हमारी पूरी टीम का एफर्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। ओके, और गाइज अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत पड़ रही है तो थोड़ा सा खाने पीने का भी ध्यान टाइम से रखिए आप, ओके जी। और बाकी मैं अब इवन ये क्लास अभी एंड होगी आपकी क्योंकि ये टॉपिक हो चुका है। और मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि आज लाइव क्लास आने वाली थी 2 बजे से, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो लाइव नहीं हो पाई। तो जब लाइव नहीं हो पाई तो वही चीज़ें हम लोग आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में इधर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको वही चीज़ समझ के आप इसको सोल्व करना और प्रैक्टिस करना, ओके जी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।